ऐसा एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट फिब्रिनोजन आता है और आरबीसी के जो आरबीसी रोलैक्स करता है। जब फिब्रिनोजन आता है तो आरबीसी जो है वो रिपेल करता है, फिर रोलैक्स बन जाता है, फिर रिपेल नहीं करता क्योंकि वहाँ पे पोटाशियम स्टॉप हो जाती है। If for 1 hour, when inflammation in our body, excess fibrinogen will be present in the blood. जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो जो ज़्यादा अमाउंट है फिब्रिनोजन का वो हमारे ब्लड में मौजूद होता है, विच इनकरेज, जो कि रेड ब्लड सेल को इनकरेज करते हैं जो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए और फॉर्म करे रोलैक्स को। रोलैक्स किसे कहते हैं? इस चीज़ को रोलैक्स कहते हैं, रोलैक्स फॉर्मेशन कहते हैं। हाई एसआर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इन्फ्लेमेशन को। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट नॉर्मल रेंज में 0.10 mm में, और ये 24 आवर्स के बाद ज़्यादा होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक है। ये कब ज़्यादा होते हैं? इन्फेक्शन में, पोलीमेलेगिया रिथमेटिका में, टेम्पोरल आर्टेराइटिस में, ऑटोइम्यून कंडीशन में, प्रेगनेंसी में और एजिंग में। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये टेस्ट मेजर करता है हाउ फास्ट रेड ब्लड सेल फॉल टू बॉटम ऑफ ट्यूब इन हावर, यानी कितना जल्दी रेड ब्लड सेल जो है वो एक ट्यूब में नीचे तक सिंक होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन के एक मार्कर है। इन्फ्लेमेशन जो काज करती है सेल को टुगेदर यानी चिप जाते हैं एक दूसरे के साथ जल्दी, और वो बॉटम पे जाते हैं। जब वो पिक जाते हैं उनका वजन जो है वो भारी हो जाता है और ग्रेविटी की वजह से वो डाउन चले जाते हैं। ESR इंक्रीज होता है इन्फ्लेमेशन में, प्रेगनेंसी में, एनीमिया में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, इन्फेक्शन में, किडनी डिजीज में और कैंसर में। एसआर डिक्रीज होता है पॉलीसेथीमिया में, हाइपर विस्कोसिटी में, सिकल सेल एनीमिया में, ल्यूकीमिया में, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में, कॉग्निटिव हार्ट फेलियर में। एसआर नॉर्मल वैल्यू मैन में 3 mm से 3 mm पर होते वोमेन में 7 mm हो सकता है। नॉर्मल ESR मैन इन एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 2। ESR जो है वो कितना है, और मैन में एज, हम यहाँ पर एज डालते हैं ईयर्स में कि एज 50 है तो उसको 10 के साथ प्लस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं। अगर फीमेल है तो उसको 10 के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी फीमेल का एज अगर 50 तो हम 60 लिखेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास ESR नॉर्मल वैल्यू है। फीमेल के लिए हम ज़्यादा लिखते हैं। एथेरोसाइट सेडिमेंटेशन एंड सीरोटोप्रोजेनी टुगेदर कोरिलेट विद द ग्राफ। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता है और एरिथ्रोसाइट जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होता है। हायर जब एरिथ्रोसाइट ज़्यादा होगा तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ये कम होगी, और जब ये लो होगी ये हाई होगी। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन है और ये एरिथ्रोसाइट है। Wisdom of knowledge. ASR is one of the most worthless tests there is, and yet one of the most commonly ordered, and it means absolutely nothing. मतलब ये बात अहम है कि एरिथ्रोसाइट जो ये वर्थलेस फजूल सा टेस्ट है, मगर ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया जाता है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता देता है। अच्छा, ये तो ब्लड के बारे में हुआ। ये वेस्ट्रेजन ट्यूब है, एंटीकोगुलेंट वगैरह से निकाल दिया जाए। The rate at which erythrocytes sedimentate change in time, velocity और velocity, distance और time। डिस्टेंस के हिसाब से टाइम के हिसाब से डिस्टेंस में वेलोसिटी चेंज होती है। ASR क्या है? डिस्टेंस या लेंथ है, और ये टाइम के हिसाब से चेंज होती है। यहाँ पे 0 है सेडिमेंटेशन रेट, यहाँ पे 15 आ गई, यहाँ पे 30 मिनट्स में ये यहाँ तक पहुँचे और 1 आवर में यहाँ तक है।
तो हमारे पास 21 20 है। 3 स्टेजेस है। सबसे पहले रिलैक्स फॉर्मेशन होती है, यानी ये बन जाते हैं। फिर सेटिंग होती है नीचे, और फिर पैकिंग होती है। नॉर्मल जो है मेन के लिए 50 से अगर ऊपर हो तो 15 हावर है। वुमेन के लिए 20, और मेन जो 15 से नीचे है उसके लिए, 15 से जो ऊपर है उसके लिए 20, और वुमेन जो 15 से ऊपर है उसके लिए 30 है। फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? फिब्रिनोजन या इम्यूनोग्लोबिन। अगर फिब्रिनोजन ज़्यादा हुआ तो एएसआर जो है वो प्रो सेडिमेंटेशन फैक्टर सेडिमेंटेशन। फिब्रिनोजन, इम्यूनोग्लोबिन, एनीथिंग दैट इंक्रीज रिलैक्स फॉर्मेशन विल राइज द एएसआर। फिब्रिनोजन ज़्यादा हुआ तो एएसआर भी ज़्यादा होगा। एंटी सेडिमेंटेशन फैक्टर, और एंटी सेडिमेंटेशन फैक्टर उससे सेडिमेंटेशन कम होगी, एएसआर भी कम होगा। नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं जो दूसरों को रिपेल करते हैं। वाई आर देयर नेगेटिव चार्ज ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन पे क्यों नेगेटिव चार्ज होती है? बिकॉज आरबीसी वो सेल मेम्ब्रेन, इस पे सेल मेम्ब्रेन है जिसके पास लिपिड बाइलेयर है, फास्फोलिपिड है और फास्फेट है इसके पास। फास्फेट पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। और फ्री एसिटाइल है, नो चार्ज, इस पे चार्ज नहीं है, लिपिड पे चार्ज नहीं, और फास्फेट। But the main source of negative charge are the carbohydrates, glycolides of the cell membrane. Condition affect the ASR. Inflammation, अगर फाइब्रिनोजन इंक्रीज हुआ, ASR ज़्यादा हो गया इन्फेक्शन की वजह से, एनीमिया की वजह से, कुछ एनीमिया में कम भी हो सकता है, जिस तरह सिकल सेल एनीमिया में, मैक्रोसाइटोसिस में ज़्यादा होता है, मल्टीपल माइलोमा में रिलैक्स फॉर्मेशन होती है, वेलस्ट्रोम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया में ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती हैं, कम होती है हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम में, पॉलीसाइथेमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, माइक्रोसाइटोसिस में। क्लिनिकल टेक पॉइंट्स। सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो स्पेसिफिसिटी कम होगी वगैरह। एसआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रो आउट द जाइंट सेल आर्टेराइटिस इन सिकल सेल डिजीज। एसिम्पटेटिक्स में एसआर कम होगा। पेनफुल क्राइसिस इन्फ्लेमेशन में फिब्रिनोजन इंक्रीज होगा तो एसआर भी इंक्रीज होगा। इन सिकल सेल ट्रेट नो सिकल सेल नॉर्मल एसआर एंड सीआरपी आर बोथ एलिवेटेड इन इन्फ्लेमेशन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो ये दोनों ज़्यादा होते हैं। एसआर स्टार्ट टू राइज 14 से 28 हॉर्स में इन्फ्लेमेशन के बाद। ASR elevation is one of the minor criteria for diagnosis of rheumatic fever. अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। ये है, ये एक वेंड्रोब मेथड है और एक विस्ट्रेजन मेथड है। वे विस्ट्रेजन मेथड पे 200 एम होते हैं और एक पे इस पे वेंड्रोब पे 110 mm होती है। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है? डिफ्यूजन के अगर इन एनी मीडियम, डिफ्यूजन जो वो किसी यानी स्प्रे हम करें तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ पार्टिकल जाते हैं, और ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड मीडियम हो सकते हैं, और इट इनको इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सेमी परमेबल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें सेमी परमेबल जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसमें सेमी परमेबल रिक्वायर्ड होती है। ये प्रेशर इसमें ज़रूरत नहीं होती, और इसमें प्रेशर जो है वो हो सकती ज़रूरत हो। Osmosis involve the movement of the solvent from a lowest concentration of a solute to a higher concentration। यानी ये सॉल्वेंट का लोअर सॉल्वेंट का सॉल्यूट की तरफ जाने को कहते हैं, और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है। यहाँ पे आलू में हमने क्या डाला? आलू में हमने पानी डाला, और इस पानी में हमने चीनी डाल दिया, और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर कप की जो वाटर है उससे कम है, अंदर कम है, और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
अंदर कम है, और अंदर जो वाटर है वो हाइपरटोनिक है, यानी उसमें कुछ सॉल्यूट मौजूद है, यानी चीनी हमने डाला और यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, और बाहर हमने कलर डाल दिया ताकि हमें पता चले कि पानी अंदर जाता है या नहीं, और ये हाइपोटोनिक है। और वाटर जो है ये यहाँ पे जो सेमी परमेएबल सेल जो है, आलू की जो सेल है, उसके ज़रिए अंदर की तरफ चलेगा, क्योंकि अंदर सॉल्यूट है, और सॉल्यूट क्योंकि अंदर चीनी है तो पार्टिकल की तरफ मूव करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, because inside we have concentrated water with sugar and outside we have normal water। तो नॉर्मल वाटर जो है वो हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा, ऑस्मोसिस इसको कहते हैं। ये रहा, शुगर इज नॉट कम आउट बट गोज इनसाइड। ये तब तक जाएगा जब इक्विलिब्रियम ये अचीव करे, यानी बाहर और अंदर कंसंट्रेशन बराबर हो, तब तक ये मूव करेगा अंदर की तरफ। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, और अच्छा डिफ्यूजन ये पैसो ट्रांसपोर्ट है। पैसो उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आयंस पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको डिफ्यूजन हम कह सकते हैं विदाउट नीड ऑफ एनर्जी। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल का, इसमें हम बायोलॉजी में हम वाटर को देखते हैं अक्रॉस सेमी परमेबल, यानी सेल के थ्रू फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन इनटू अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी खाली जगह से अंदर की सेल के अंदर की तरफ जाने को कहते हैं, जिस तरह आरबीसी स्वेलिंग, प्लांट्स रूट्स हेयर वगैरह। ये इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहते हैं, बोथ जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बोथ अगर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, बोथ अचीव इक्विलिब्रियम। डिफरेंस क्या है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल होता है और ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर होता है, और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जो है वो मूव करते हैं क्रॉस मेम्ब्रेन, यानी ये हमारे पास सेल है, ये सेल वॉल है। यहाँ पे ग्लूकोज जो है अगर कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा हुई तो ये बाहर की तरफ मूव करेंगे, अगर बाहर ज़्यादा हुई तो ये अंदर की तरफ जाएंगे। ऑस्मोसिस में H2O जाएगा, और इस तरह अगर किसी चीज़ के ऑक्सीजन की मकदार अगर अंदर ज़्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो बाहर जाएंगे, और ऑक्सीजन अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर की तरफ जाएगी। सो दैट्स ऑल दैट्स व्हाट ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।